नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एपिसोड सिंहासन बतीसी के 9वें एपिसोड में स्वागत है। अन्य दिनों की भांति राजा भोज सुबह सुबह स्नान आदि करने के पश्चात पूजा पाठ करके सिंहासन पर बैठने के लिए ज्यों ही अपना पैर बढ़ाते हैं त्यों ही 8वीं पुतली पुष्पावती बोल उठती है, राजन आप सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हैं, पहले आप मेरी कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के पश्चात आप निश्चय कीजिएगा कि आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक हैं अथवा नहीं। अगर आप अपने आप को इसके लायक समझिएगा तभी इस सिंहासन पर बैठिएगा। ऐसा कह के 8वीं पुतली पुष्पावती ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे हुए थे, नाच गान चल रहा था, सभी दरबारी वहाँ हाजिर थे। तभी दरबार में आकर द्वारपाल ने सूचना दिया, महाराज एक बढ़िया आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। महाराज ने कहा उसे तुरंत बुला लाओ। दरबार में आकर बढ़ी ने कहा, महाराज मैंने जीवन भर मेहनत करके एक काठ का घोड़ा बनाया है तो यह काठ का घोड़ा, यह न खाता है न पीता है, लेकिन जहाँ कहो वहाँ ले जाता है। आप इस घोड़े की खूबियों को देखकर हैरान रह जाएंगे। बढ़ी का ऐसा कहने पर राजा ने कहा, तुम इस घोड़े को दौड़ा कर दिखाओ। तब बढ़ी सामने के मैदान में जाकर घोड़े को दौड़ा कर दिखाने लगा। घोड़ा काफ़ी अच्छा था, देखने में भी सुंदर था। देखते ही देखते घोड़ा हवा से बातें करने लगता था। राजा को घोड़ा बहुत पसंद आया। तब राजा ने पूछा कि तुम इसकी क्या कीमत लोगे? बढ़ी ने कहा, महाराज जो मुनासिब हो वह कीमत आप लगा दें। इस पर राजा ने अपने दीवान से कहा, इसे अभी तत्काल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो। बढ़ी कहने लगा, महाराज इतना बढ़िया काठ का घोड़ा, मेरे जीवन भर की कमाई, और इसका कीमत केवल 1 लाख। तब महाराज ने कहा कि ऐसा करो, इसे और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो। इसके बाद बढ़ी खुश हो गया। बढ़ी ने घोड़ा के संचालन की सारी विधियां राजा को तथा उनके दरबारियों को समझा दिया। इसके पश्चात राजा की जय जयकार करता हुआ अपना घर चला गया। कुछ दिन के बाद राजा ने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा कि कोई इस घोड़े पर चढ़कर मुझे दिखाओ, मैदान में इस घोड़े को दौड़ाओ। तब कोई भी दरबारी डर के मारे उस घोड़े पर सवार नहीं हुआ। अंत में राजा ने खुद निश्चय किया कि मैं खुद इस घोड़े पर चढ़कर देखता हूँ इस घोड़े में क्या क्या गुण। जब राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा हवा से बातें करने लगा। बढ़ी ने चलते समय कहा था राजा से कि घोड़ा पर जितना चढ़िए महाराज, लेकिन घोड़ा को कभी भी कोड़ा मत मारिएगा। अगर आपने कोड़ा मार दिया तब बहुत जुल्म हो जाएगा, यह घोड़ा बहुत दूर चला जाएगा, समुद्र पार भी जा सकता है। लेकिन राजा घोड़ा चढ़ने के जुनून में इस बात को भूल गए। उन्होंने घोड़े को कोड़ा लगा दिया। बस कोड़ा लगना था और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। जो उड़ा एक ही बार में समुद्र को पार कर गया। समुद्र के पार घने जंगल में जाकर घोड़ा एक पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकराने पर घोड़ा खुद तो नष्ट हो ही गया, राजा भी गिर गए। राजा को भी काफ़ी चोटें आए, राजा घायल हो गए। घायल राजा बहुत देर तक तो बेहोश रहे। फिर जब उनको होश आया तब वो इधर उधर देखने लगे। जब राजा इधर उधर देखते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ पर एक बंदरिया बैठी है। वह कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी राजा को कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा को बंदरिया की कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा। उससे आगे देखते हैं राजा की एक हवेली बना हुआ है, बहुत सुंदर हवेली है। हवेली में पलंग बिछा हुआ है, ऐशो आराम की सारी चीज़ वहाँ है। राजा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, इस जंगल में इतनी अच्छी हवेली, आखिर इसका रहस्य क्या है? तब राजा छिप कर सोचते हैं कि सबसे पहले इस हवेली का और इस बंदरिया का रहस्य जाना जाए। कुछ देर बाद राजा देखते हैं कि वहाँ एक सन्यासी आए। सन्यासी ने बाईं तरफ जो कुआं था उससे जल निकाला और उस जल को बंदरिया पर छींट दिया। जैसे ही बंदरिया पर जल को छींटते हैं तभी बंदरिया औरत बन जाती है, काफ़ी सुंदर औरत। उस औरत को लेकर सन्यासी अपने हवेली में चला जाता है। वहाँ उस स्त्री ने खाना बनाया, सन्यासी ने खाना खाया। उसके बाद सन्यासी उस औरत के साथ सो गया। जब तीसरा पहर हुआ तो सन्यासी ने दाईं तरफ के कुएँ से जल निकाला और फिर उस बंदरिया पर छींट दिया तो स्त्री पुनः स्त्री से बंदर बन गई और पेड़ पर चढ़ी गई। इसके बाद वह सन्यासी फिर से जंगल में तपस्या करने चला जाता है। अब राजा को सारी कहानी समझ में आ गई। छुपा हुआ राजा वहाँ से निकलते हैं और बाईं तरफ जो कुआं है उससे जल निकालकर उस बंदरिया पर छिड़क देते हैं। बंदरिया तुरंत स्त्री में बदल गई। तब राजा पूछते हैं कि तुम कौन हो स्त्री, कहाँ से आई हो? अब वह स्त्री राजा को बताती है कि महाराज मैं कामदेव और एक अप्सरा की पुत्री हूँ। एक बार जंगल में शिकार खेलते समय मैंने हिरन पर तीर छोड़ा। गलती से वह तीर हिरन को न लगकर एक साधु के बाह में जा लगा।
साधु ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया, हे बंदरिया, अब तुझे बंदर बनकर एक साधु की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम बंदर की तरह ही कर रही हो। इस पर मैं काफ़ी रोने की आने लगी। तब जाकर साधु का दिल पसीजा और उन्होंने मुझे इस सांप से मुक्ति का रास्ता बताया। साधु ने बताया कि तुम्हारा सांप तभी खत्म होगा जब राजा विक्रम स्वयं आएंगे और तुम्हें पत्नी के रूप में वरण करेंगे, लेकिन वो ऐसा तभी कर पाएंगे जब साधु तुम्हें कोई चीज़ उपहार में देगा। ऐसा कहकर वह स्त्री रोने लगी। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हें पत्नी बनाकर यहाँ से ले चलूँगा। उस स्त्री ने कहा, यह तो समुद्र के पार है, आप मुझे यहाँ से कैसे ले जाएंगे? तब राजा विक्रम ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। अब राजा विक्रमादित्य और वह स्त्री दोनों आपस में प्रेम से रहने लगे। फिर जब सन्यासी के आने का समय हुआ तो राजा विक्रमादित्य ने उसे पुनः दाईं तरफ वाले कुएं से जल निकालकर उस पर छींटकर उसे बंदरिया बना दिया। उस दिन साधु जब आराम करके वहाँ से जाने लगा तब उस स्त्री ने कहा, हे साधु महाराज, मैं बहुत दिनों से आपकी सेवा कर रही हूँ, आपने मुझे कोई उपहार नहीं दिया है, आप मुझे कोई उपहार दें। तब उस साधु ने योग बल से एक कमल निकाला और इस स्त्री को देते हुए कहा, तुम इस कमल को रख लो, यह कमल रोज एक लाल देगा। तब उस स्त्री ने उस कमल को अपने चोली में छिपा लिया। इसके बाद साधु वहाँ से चले गए। राजा विक्रमादित्य ने फिर से उस बंदरिया बनी युवती को स्त्री के रूप में बदला और कहा कि अब तो साधु ने तुम्हें उपहार दे दिया है, तो हम लोगों का यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अब हम लोग यहाँ से निकलने की सोचते हैं। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य ने अपने दोनों वीरों अगिया और कोयला को स्मरण किया। स्मरण करते ही अगिया और कोयला वीर वहाँ उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, कहिए महाराज, कहाँ आपको ले चलें? इस तीनों लोक में आप जहाँ कहेंगे वहाँ मैं आपको तत्काल पहुँचा दूंगा। वीरों के ऐसा कहने पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम हम दोनों को मेरे राज्य में ले चलो, मैं अब अपने राज्य वापस लौटना चाहता हूँ। तब अगिया और कोयला वीर राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी को लेकर चले। फिर कुछ ही पल में उन्होंने इन्हें इनके राज्य में पहुंचा दिया। राज्य में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी पैदल ही राजमहल की ओर चले। रास्ते में एक बच्चा अपने दरवाजे पर खेल रहा था। रानी के हाथ में कमल देखकर बच्चा रोने लगा, कहने लगा, मैं यह कमल लूँगा, मैं यह कमल लूँगा। तब राजा विक्रमादित्य ने रानी के हाथ से वह कमल लेकर उस बच्चे को दे दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल में चले गए। राजमहल में जाकर राजा विक्रमादित्य पहले की भांति अपना शासन चलाने लगे। एक दिन नगर के कोतवाल ने एक व्यक्ति को लाल चोरी करने के जुर्म में पकड़ कर लाया। कहा, महाराज, यह बहुत गरीब व्यक्ति है, इसके पास इतने लाल कहाँ से आए? जरूर इसने कहीं चोरी किया होगा। तब राजा विक्रमादित्य ने उस व्यक्ति से कहा, सच सच बताओ, तुमने यह लाल कहाँ से लाए हैं? क्या कहीं से चोरी किए हैं? अगर तुम सच बताओगे तब मैं तुझे इनाम दूंगा, अगर तुमने झूठ बोला तब मैं तुम्हें दंड दूंगा। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, मेरा बच्चा अपने दरवाजे पर खेल रहा था। खेलते खेलते उसने एक स्त्री के हाथ में एक कमल देखा। मेरा बच्चा ने जब जिद किया तो उस स्त्री ने उस कमल को मेरे बच्चे को दे दिया। वही कमल रोज एक लाल देता है। कमल अभी भी मेरे घर में है, चाहे तो महाराज चलकर देख सकते हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं है, तुम अपने सारे कमल मुझे बेच दो। और उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर वह सारा लाल खरीद लिया। वह व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर गया। राजा विक्रमादित्य बहुत ही दानी थे और दयालु भी थे, साथ ही साथ गुणवान थे। राजा भोज को इतनी कहानी सुनाकर पुतली ने कहा, सुनो राजा भोज, क्या तुम इतने योग्य हो? क्या तुम में है इतना साहस? अगर इतना साहस है तब तुम इस सिंहासन पर बैठना, अन्यथा तुम्हारा अंत हो जाएगा। इस पर राजा भोज का वह दिन भी सोच विचार में ही व्यतीत हो गया कि वो इतने साहसी हैं अथवा नहीं हैं। इसके बाद नंबी पुतली मधुमालती जब अगले दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए पैर बढ़ाते हैं तब उनसे बोलती है और उन्हें एक कथा सुनाती है। नौवीं पुतली मधुमालती ने राजा भोज से क्या कहा, उन्होंने कौन सी कथा सुनाई, कथा सुनने के बाद राजा भोज ने क्या किया, यह हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। अभी तक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।